नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी भूगोल की जो एनसीईआरटी है उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पहला अध्याय है और इसका जो शीर्षक है वो है भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, और बाकी छठी क्लास की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है उसका तो चल ही रहा है सीरीज। आज से हम लोग भूगोल भी प्रारंभ करते हैं और 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी है। और शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इससे रिलेटेड जो 2 वीडियो आएंगे। ठीक है, पहले में आएगा चैप्टर, ठीक है, जैसा पहले चल रहा है हिस्ट्री को लेकर, तो पहले में आएगा चैप्टर और उसके बाद आएगा नोट्स और एमसीक्यू का वीडियो। ठीक है, आपको क्या करना है, साथ में एक पेन और पेपर लेके बैठना है। ठीक है, और जहाँ जहाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी आपको वो चीज़ें नोट करके चलनी है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ये पहला अध्याय है और शीर्षक है इसका भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, ठीक है, भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन क्यों भूगोल पढ़ना चाहिए, ये एक प्रश्न पूछा गया। तो इसका जवाब है आगे कि हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है और निर्वाह के लिए आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। आदिम समाज क्या करता था, अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। आपके जो आहार व्यवहार है, आपका जो खाद्य प्रणाली है, खाद्य में जो पसंदीदा वस्तुएं आप डालते हैं, भोज्य पदार्थ जो डालते हैं, वो अपने मौसमी आसपास की जलवायु, अपने मौसमी दशाओं के अनुरूप डालते हैं। या फिर आप जो वस्त्र पहनते हैं, आजकल यहाँ ठंडियों का मौसम है तो आप गर्म कपड़े पहन रहे होंगे, गर्मियों के समय में आप सूती कपड़े पहनेंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे। तो वो सारी चीज़ें किस पे डिसाइड होती हैं, सभी चीज़ों का निर्धारण होता है मौसमी दशाओं पे, जलवायु पे, भूगोल पे, है ना। ज्ञातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। जब आप भूगोल पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग अब ये सब्जेक्ट है भूगोल। ठीक है, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को क्या है, आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है और इससे आप में मानचित्र तथा परिवर्तित गोलक यानी कि ग्लोब को समझने व धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। अगर आप ग्लोब को समझ रहे हैं अर्थात आप मैप समझ रहे हैं, है ना, जो भौतिक भूमि का जो विभाजन है वो किस प्रकार से है, कहाँ पे कौन से देश स्थित है, ये समझ रहे हैं। आगे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र, संगणक मानचित्र कला के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं पृथ्वी हमारा आवास है, यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। और यहाँ पे क्या क्या है, पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। कुछ घाटियों के नाम बताइए आप। मैदान है, पठार है, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है जो सांस्कृतिक विकास की, ठीक है, सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, अभी पहला चैप्टर आपको बोरिंग लग सकता है, वैसे मुझे तो बोरिंग नहीं लग रहा। और ये इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है किताब का, तो आपको ये पढ़ना जरूरी ही होता है, तभी आप बाकी किताब को समझ पाएंगे, है ना। आगे उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो संस्कृति है, मानव संस्कृति, वो किस कारण से डिसाइड होती है, तो ये भौतिक जो भूगोल है, जो पर्यावरण है, जो आवास है, जो
प्राकृतिक संसाधन जो हमारे आसपास मौजूद है उसके कारण ही हमारी सांस्कृतिक जो लक्षण है उसको एक नया आकार मिलता है ना। आगे है, भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीक विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। ठीक है, कितना अच्छा ये लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि क्या है, भौतिक पर्यावरण क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है। यानी भौतिक पर्यावरण के आधार पे ही मानव क्या करता है, अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करता है। मतलब जितने भी भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं तो पहले मानव अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करेगा, इनका पहले आकलन करेगा कि कौन कौन से भौतिक संसाधन विकसित हैं, फिर तकनीकी क्षमता विकसित करेगा और फिर इनका दोहन करेगा। ठीक है, अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने में सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया था। अब यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है कहाँ, प्रीलिम्स में। ठीक है, अब इसको लिखिए आप अपने कॉपी में। इम्पॉर्टेंट ये हो गया, बहुत लोग पूछते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, हमें समझ नहीं आती, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए, बताते तो चलती हूँ साथ में मैं। और आगे देखते हैं कि यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो एवं पृथ्वी ग्राफस, ठीक है, वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। किसका? भूगोल का। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। भूगोल क्या है? मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान व अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और फिर क्या था यहाँ पे नृविज्ञान, ठीक है, नृविज्ञान नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो आगे है कि भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट संबंध है। अर्थव्यवस्था से किस प्रकार निकट संबंध है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण वहाँ किसी देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही तो होगा। ठीक है, किसी देश में किसी नीति का निर्माण किस प्रकार से होगा? वहाँ की भौगोलिक विविधता को देखकर ही तो होगा। उत्तर पूर्व के लिए जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं भारत में, अगर जो देखा जाए तो जो मैदानी क्षेत्रों के लिए नीतियाँ बनाई गई हैं वो नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं हो सकती, वो पहाड़ी राज्यों के लिए नहीं हो सकती है ना, क्योंकि वहाँ पे विविधता है, वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं हैं, सुभेद्य है वो एरिया। और आपने देखा होगा कि कोई भी योजना जब सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा, तो अनुपात क्या होता है उसमें? वित्तीय जो सहायता का होता है वो होता है 60-40, और क्या होता है पहाड़ी व हिमालयी राज्यों के लिए 90 और 10। क्यों पहाड़ी और हिमालयी राज्यों के लिए 90 और 10 होता है? क्योंकि वहाँ पे सुभेद्य है, वो एरिया भौगोलिक रूप से सुभेद्य है, आपदा वहाँ पे आ सकती है, और ठीक है वल्नरेबल क्षेत्र है, इसलिए अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भूगोल का सभी सामाजिक विषयों से निकटतम संबंध है ना। आगे देखते हैं हम लोग। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है, अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणार्थ, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, पता ही है आपको, है ना, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। ठीक है, आगे एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी क्या करता है भाई? तो क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं हैं, अपितु गत्यात्मक होते हैं। ठीक है, स्थिर नहीं है ये।
और गतिशीलता होती है इनमें। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। ठीक है, प्रारंभिक जो मानव सभ्यता थी या फिर बोला जाए तो आदि मानव था, वो क्या था, पर्यावरण पर पूर्ण रूप से निर्भर था और प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर था। आज तो हम लोग पर्यावरण पर प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर नहीं है। जैसे कि अभी हमें फल लेना होगा तो हम लोग कहाँ क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे ना कि सीधे पेड़ पौधों के पास जाएंगे। लेकिन आदि मानव के समय क्या था, वो सीधा पेड़ पौधों के पास जाते थे, है ना। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है और मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है और इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता अर्थात समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। ठीक है, समझौता किस प्रकार से किया है मानव ने प्रकृति के साथ, तो वो एडेप्ट कर लिया है खुद को। जैसी वहाँ की जलवायु है, जैसा मौसम आता है, जैसा मौसम परिवर्तन होता है, उसके अनुसार मानव अपने आचरण को परिवर्तित करता है, अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करता है। ठीक है, अब कश्मीर में आप जाएंगे तो वहाँ पे गर्म रखने के लिए खुद को क्या क्या यूज़ करते हैं, कालीन बिछाते हैं, गर्म कपड़े और भी ज़्यादा पहनते हैं। वहाँ की सर्दी और मैदानों की सर्दी में बहुत अंतर है ना। आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन कर लिया है। कहने का इस पंक्ति का मात्र यह अर्थ है कि जो आदि मानव समाज है उसने अपने चाल ढाल, अपने आचार व्यवहार को बदल लिया है, उसमें तकनीक समावेशित करके, और फिर जो आदिम अवस्था थी उससे आगे बढ़ गया है। ठीक है, तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया है। अब यहाँ पे क्या है, भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया। कैसे ढीला करने में सक्षम हो गया है, तो आजकल आप देखेंगे कि बाहर बर्फ़बारी हो रही है, घर के बाहर बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन घर में लोग ये ऐसे नॉर्मल जो गर्मियों के कपड़े होते हैं वैसे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, ज़्यादा वुलन कपड़े नहीं पहने हुए। तो क्यों ऐसा हो गया है, क्योंकि हीटर जैसी तकनीक आ गई है ना, रूम में और गर्म करने की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तो इसी प्रकार के उदाहरण से ये लाइन लिखी गई है। ठीक है, और क्या है, तकनीक के कारण श्रम क्षमता बढ़ा है। अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है और उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। आगे की भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ हैं जो कवि ने लिखा है। यह आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ और उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से क्या किया, तो नई संभावनाओं का सृजन किया। ठीक है, इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इस अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है, और क्या है, परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए हैं। ठीक है, परिवहन के कारण क्या हुआ, या संचार के साधनों के कारण क्या हुआ, जो स्थान बहुत दूर थे वो भी अब 1 सेकंड में आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। संचार के साधन ऐसे हैं, परिवहन की इतनी अच्छी सुविधा है कि आप फ्लाइट के माध्यम से और ट्रेन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से कहाँ नहीं जा सकते हैं पृथ्वी पे, है ना। आगे है कि एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। आगे की एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कौन कौन भाई, तो कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित हैं। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया। ठीक है, किसका प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का वितरण और स्थिति।
इन प्रश्नों में कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा प्रश्न किया है, क्या, कहाँ और क्यों। ठीक है, तो एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है और तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। ठीक है, किसी से संबंधित होता है भूगोल, तो किसी क्षेत्र विशेष से और वहाँ की स्थानिक विशेषताओं तथा गुणों का वर्णन करता है। अब इस क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। बहुत आपको भाषा इसकी क्लिष्ट लग रही होगी क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं है। एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी में शुरू की हूँ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी भाषा इसकी कठिन लग रही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथा तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। ठीक है, अब देखते हैं भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। ठीक है, इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में। तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक सिंथेसिस विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इतिहास क्या करता है, कालिक संश्लेषण का, ठीक है, टाइम का, और भूगोल किसका, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का। आगे देखते हैं। इसके उपागम की क्या है, इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है, हॉलिस्टिक होती है। हॉलिस्टिक अप्रोच कहते हैं कि हर पक्ष में, ठीक है, प्रत्येक पक्ष को देखने की। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। ठीक है, और आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। ग्लोबल विलेज का प्रतिबोधन क्यों होता है, संचार व्यवस्था इतनी बेहतर है, परिवहन की सुविधा इतनी बेहतर हो गई है। ठीक है, परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है, इसीलिए वैश्विक ग्राम कहते हैं हम आज। और श्रव्य दृश्य माध्यमों, ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीक ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ इंटरफेस संबंध है। ठीक है, प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। और रेखा चित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। तो रेखा चित्र 1.1 हम लोग देखेंगे। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। और क्या कह रहा है, सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं। आपने देखा होगा लड़ाइयाँ कहाँ हुई हैं, अधिकांश लड़ाइयाँ जो बड़ी बड़ी हुई हैं पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी हुई हैं, मैदानी क्षेत्रों में हुई है। तो लोगों ने क्यों चुना, अपनी सुविधा के अनुसार ही चुना ना। तो लड़ाई किस क्षेत्र में होगी, इसके लिए आपको भूगोल का अध्ययन करना होगा। उद्योग किस क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो उसके लिए आपको भूगोल का अध्ययन करना होगा। ठीक है, आगे है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी एवं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। और क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया और नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। जिस देश के चारों ओर समुद्र है उस ठीक है, उस देश में क्या होगा, लड़ाइयाँ कम होंगी, बाहर से आक्रमणकारी कम आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक बार युद्ध करने इस देश में आ गए, ठीक है, जो कि चारों ओर समुद्र से घिरा है, तो मानते हैं कि अगर उनकी कुछ सिपाही यहाँ पे घायल हो गए या फिर उनकी सेना नष्ट हो गई तो फिर तो उनके पास सेना कहीं से नहीं आ सकती। इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो देश समुद्री सीमा रखते हैं अपनी, वो सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे युद्ध होने की संभावना कम है। लेकिन आज हो सकते हैं, आज हवाई फायरिंग और फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, है ना, युद्धक विमान आ गए हैं। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। और भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे क्या किए हैं, तो मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रवर्जकों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। ठीक है, इतने बार हमने पढ़ा है कि
भारत में आक्रमणकारी हिमालय के दर्रों के माध्यम से होते हुए आए हैं। आगे समुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते हैं। किस माध्यम से? तो नौ संचालन और नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारतीय सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। आगे भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। आगे है, भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है और अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से प्रतिफल होते हैं। उदाहरणार्थ, अ स्थान ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अ स्थान ब से 2 घंटा दूर है। ठीक है, यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए। और क्या है, मतलब आज हम किसी स्थान की दूरी को समय में भी मापने लगे हैं कि जहाज से 2 घंटे की दूरी पर है, अगर 1500 किलोमीटर है तो, और फिर ये इससे ट्रेन से कितने दिन की दूरी पर है, रेल से आप आएंगे तो 1.5 दिन की दूरी, 1 दिन, आधा दिन, 2 दिन की दूरी, इस तरह से, यानी हम लोग दिन में और घंटों में दूरी को मापने लग गए हैं। ठीक है, तो ये परिवहन की ही देन है। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकल भाग माना जाता है। और कृपया 3 अन्य आयामों के उल्लेख करने की बात हो रही है यहाँ पे। रेखा चित्र संख्या 1.1 विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है और यह संबंध 2 खंडों में देखा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं, भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। तो भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है, प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ हैं। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। अब जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान और पारिस्थितिक विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत यानी नीचे में निवास करता है। ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछा था बीपीएससी में। तो ये हम लोगों ने देखा इसको कि जैव भूगोल किसके से संबंधित है। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिक विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है कि एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला विशेषता मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। ठीक है, किसमें निपुण होना चाहिए? तो आपको मानचित्र तो पता ही होना चाहिए, गणित भी मालूम होना चाहिए, कला भी मालूम होनी चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। और पृथ्वी का आकार भूआब जियोइड है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो द्विआयामी प्रदर्शन होता है। ठीक है, मानचित्र तो आपने अपने रूम में लगा ही रखा होगा ना। और आगे भूआब को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखा चित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। आगे है कि रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं और खाका अर्थात स्केच, मानस, मानचित्र एवं मानचित्र कला हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। ठीक है, आगे भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। तो रेखा चित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरापृष्ठ अर्थात इंटरफेस संबंध है। और भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। और प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है। और दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान करके उसके क्रमशः विकास की प्रक्रिया में ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो प्रत्येक विषय का अपना एक दर्शन होता है, एक आधार होता है, जिसके आधार पर जो मूल में रहकर ही उस विषय के समग्र अध्ययन को आकार देता है। ठीक है, और आगे है कि इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृ शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कि भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक स्थानिक है। ठीक है, स्थानिक विशेषताएं मिलती हैं। और राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य व उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय एवं उपभोग का विवेचन करता है। तो ये बात तो मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट है कि इन विशेषताओं के, एक मिनट, उससे पहले ये रेखा चित्र है जिसका कि जिक्र हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ है पारिस्थितिकी विज्ञान, ये ब्लर ही हो गया है पता नहीं क्यों। फिर है मानव भूगोल, यहाँ प्राणी विज्ञान, प्राणी भूगोल, ठीक है। ऐसी और भी चीज़ें हैं और ये अभी क्लियर हो नहीं रहा है, जब क्लियर होगा तो मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतएव वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकीकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपरोक्त विवेचन से क्या स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। आपने इस चैप्टर में अगर मैं सार के रूप में बोलूँ तो क्या देखा है, अगर भूगोल को मूल केंद्र में रखा जाए, जो कि है ही, तो यहाँ देखेंगे कि भूगोल के चारों ओर ही भूगोल एक आधार प्रदान करता है किस चीज़ को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को, ठीक है, अर्थव्यवस्था को, वहाँ के इतिहास को, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को भी ये आकार प्रदान करता है और साथ साथ संबंधित देश की सुरक्षा को भी निर्धारित करता है, ठीक है। आगे है यह अध्ययन के विधि, तंत्र एवं उपादानों का अनुसरण करता है जो इसे अन्य विषयों से पृथक करता है। इसका अन्य विषयों से परासरणी ऑस्मोटिक संबंध होता है, जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता, जैसे कि शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता। ये उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है, कि भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करते हैं, ठीक है। और मानचित्र भूगोलवेत्ताओं का बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है, इसलिए मैप पढ़ने की आदत डालिए आप, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ा दृश्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं भूगोल की शाखाएं। तो पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें, जो ऊपर में ब्लर हो गया था अपने किताब में, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक ओपन ही नहीं हो रहा अच्छे से। आगे है कि यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण विषय है, ठीक है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक, ठीक है, विषय वस्तुगत और प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है, और यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया था। कौन सा? विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम, ठीक है। और जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। अब यहीं से प्रश्न पूछ दे तो कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए, है ना। एनसीईआरटी का जो फैक्ट दिया हुआ है उसी को उठा के पूछ दे प्रीलिम्स में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता होना चाहिए हमें कि प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना किन्होंने दी थी, तो कार्ल रिटर ने, और विषय वस्तुगत भूगोल की संकल्पना किन्होंने दी थी, या फिर क्रमबद्ध भूगोल की संकल्पना किसने दी थी, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। आगे देखते हैं, विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य को पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के, एक मिनट, क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। तो कैसे भाई? तो यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा, फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, जैसे विषुवत रेखीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले। हम लोग वन का भी तो इसी प्रकार से विभाजन पढ़ते हैं ना, जैसे पहले हम लोग वन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वन के बारे में जब हमने पढ़ लिया तो फिर देखेंगे कि भूमध्य रेखा के आसपास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, फिर मकर रेखा, कर्क रेखा के आसपास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है, ठीक है, कि पहले हम लोग वैश्विक स्तर पर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्थानिक तौर पे, जैसे कि ये हमने पढ़ा प्रकारात्मक वर्गीकरण पढ़ेंगे फिर हम लोग, ठीक है। यहाँ पे है कि जैसे विषुवत रेखीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले, कोनधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। अब प्रादेशिक उपागम में क्या है? तो प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है? प्रादेशिक उपागम में पूरे विश्व को कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में बांटा जाएगा, ठीक है, और फिर वहाँ का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। फिर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने भी भौगोलिक विशेषताएं हैं, भौगोलिक लक्षण हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। और ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है।
और आगे है द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है, इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद या द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर पढ़ लेते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समकालिक भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है और उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। ठीक है, अब भूगोल की शाखाएं हम लोग देखते हैं किसके आधार पर, तो विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। किन्होंने दिया था विषय वस्तुगत भूगोल की संकल्पना, अभी याद है आपको? याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, तो भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, तो पहला है भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल में क्या क्या है भाई, तो ये है भू आकृति विज्ञान। इसमें क्या पढ़ेंगे, यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास तथा संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ से आपको नोट डाउन करना चाहिए, ऊपर तो समझ विकसित करने के लिए चीज़ें दी गई थी, लेकिन यहाँ से अब चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो भौतिक भूगोल क्या में क्या क्या आएगा, भू आकृति विज्ञान, फिर आता है जलवायु विज्ञान, और ये हम लोग किसके तहत पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर। ठीक है, विषय वस्तुगत उपागम के आधार पे भौतिक भूगोल पहला हुआ इसका प्रकार। फिर उसमें क्या आएगा, भू आकृति विज्ञान, तो इसमें क्या पढ़े हम लोग कि भू आकृति का क्रम, विकास, उससे संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन। फिर हमने पढ़ा जलवायु विज्ञान, तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग जल विज्ञान, इसमें पढ़ेंगे धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय शामिल है, तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या चीज़ें हैं, तो आगे देखते हैं भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पे। यहाँ पे दो प्रकार हमने पढ़ा था ना, एक तो पढ़ा था ये विषयगत वस्तुगत या फिर क्रमबद्ध, और दूसरा पढ़ा था प्रादेशिक भूगोल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पे लिख रहा है, तो भौतिक भूगोल। ठीक है, फिर सिद्धांत शास्त्र, सिद्धांत या फिर दर्शन शास्त्र, उसके बाद है विधि एवं तकनीक, फिर है मानव। तो सिद्धांत एवं दर्शन शास्त्र में हम लोग क्या कौन सा देखेंगे, तो भौगोलिक चिंतन, और फिर मानव पारिस्थितिक भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया। और भौतिक का कहाँ पे विभाजन है, तो भौतिक का विभाजन यहाँ पे है, इसमें हमने देखा भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल। ठीक है, और फिर आता है क्या, और भी ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से इसको पॉज कर लीजिए और या इसको देखते रहिए। विधि एवं तकनीक में आएगा मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, भू सूचना। ठीक है, भू सूचना में फिर आएगा GIS, GPS और LIS। और क्या है, तो मानव में है, मानव में क्या है, तो मानव में है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक देखेंगे, ऐतिहासिक देखेंगे, जनसंख्या एवं बस्ती, राजनीतिक व आर्थिक देखेंगे। फिर जनसंख्या एवं बस्ती को कहाँ विभाजित किया है, तो इसको ग्रामीण और नगरीय में। इसका अध्ययन आपको सूक्ष्मता से करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चार्ट दिया हुआ है और बहुत बेहतरीन चार्ट दिया हुआ है। और फिर उसके बाद आर्थिक का विभाजन कैसे किया है, तो आर्थिक का है कि कृषि है, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचना और सेवाएं। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, अंतरापृष्ठ जीव भूगोल। अंतरापृष्ठ जीव भूगोल में क्या है, तो पारिस्थितिकी है, पादप भूगोल है, पर्यावरण भूगोल है और प्राणी भूगोल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसमें है मृदा भूगोल। भौतिक भूगोल का नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो कौन सा, मृदा भूगोल। तो यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनकी उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल हमने देख लिया। फिर आएगा कौन सा, मानव भूगोल, और ये किस में आता है, तो विषय वस्तुगत उपागम में आता है। विषय वस्तुगत उपागम को दो भागों में बांटा गया यहाँ पे, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में क्या है, तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है भाई, तो इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता, डायनामिज्म एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करना है। फिर आता है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। तो यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। इसीलिए तो हम लोग जनगणना या फिर जनसंख्या के बारे में भूगोल में ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये पार्ट है। आप बिना जनसंख्या को पढ़े किसी भूगोल का पूर्ण अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे है जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आगे है आर्थिक भूगोल। तो यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना एवं सेवाओं का अध्ययन है। ऐतिहासिक भूगोल, ये ऊपर जो हमने चार्ट पढ़ा ना उसी का बस विश्लेषण है। ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल में यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभव से गुजरता है, और भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं, और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है।
आगे है राजनीतिक भूगोल। तो यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूप विकसित करता है। आगे कौन सा है, तो आगे जीव भूगोल आता है। ठीक है, पहला कौन सा पढ़ा, भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल और तीसरा जीव भूगोल। तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ इंटरफेस के फलस्वरूप क्या है, जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या शाखाएं आई, तो जीव भूगोल, इसमें पशु एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। और वनस्पति भूगोल, तो यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र हैबिटेट में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। और पारिस्थितिक विज्ञान में क्या हमने पढ़ा, इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और पर्यावरण भूगोल, तो संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। नेक्स्ट है प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। तो बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन, ये आ गया। ठीक है, प्रादेशिक उपागम के आधार पर। और फिर ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। फिर है क्या, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। और दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ हैं, तो ये कौन से हैं, ये आगे दिया होगा, ये दर्शन और विधि तंत्र एवं तकनीक। ठीक है, और यहाँ पे भूगोल की शाखा प्रादेशिक उपगमन के आधार पे कौन सा है, तो प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास जो दूसरा उपागम था वो देख रहे हैं हम लोग, और प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन में स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक, सूक्ष्म प्रादेशिक। ठीक है, और फिर प्रादेशिक योजना में है देशी या ग्रामीण योजना और शहरी योजना। ठीक है, तो प्रादेशिक जो माध्यम है अध्ययन का, उसके आधार पे क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी विभाजन को। ठीक है, ये भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपगमन के आधार पे। आगे इसमें देखते हैं, तो ये दर्शन था जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे यहाँ पे, कि दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ हैं, तो ये कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा दर्शन और विधि तंत्र एवं तकनीक। तो दर्शन में है भौगोलिक चिंतन, फिर है भूमि और मानव अंतर प्रक्रिया या फिर मानव पारिस्थितिकी, और विधि तंत्र में है सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण, फिर है परिमाणात्मक तकनीकी या फिर सांख्यिकी तकनीकी, फिर क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, और आगे है भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थितीय तंत्र। ठीक है, आगे है उपर्युक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। और भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। कहने का अर्थ ये है कि ऊपर में विभाजन तो कर दिया गया है किसी विषय का, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब भविष्य में भूगोल की एक नई शाखा उत्पन्न हो जाए। क्यों, क्योंकि मनुष्य के क्रियाकलाप या फिर प्रकृति के क्रियाकलाप के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, उदाहरणार्थ जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई। तकनीकी ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई। और भौगोलिक सूचना तंत्र GIS ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थितीय तंत्र GPS बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। और तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। और आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। ठीक है, ये तो बस कह रहा है, आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आगे हम लोग देखते हैं भौतिक भूगोल और इसके महत्व को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ भूगोल की शाखा के महत्व को बताना युक्त संगत होगा। और भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियाँ, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि। तथा जलमंडल में क्या देखते हैं हम लोग, तो जलमंडल में समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबंधित तत्व। और जैवमंडल में जीव के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव एवं उसके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, परिस्थैतिक प्राचल एवं परिस्थैतिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। तो किन किन क्षेत्रों में क्या क्या सम्मिलित होता है ये बताया गया है यहाँ पे मात्र। और मिट्टी या मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती हैं।
कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है। कितनी अच्छी अच्छी लाइन बताई गई है। तथा मृदा पार्श्विका यानी प्रोफाइल, मृदा प्रोफाइल तो पता ही होगा आपको, ये जो संस्तर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर में क्या होता है, ह्यूमस, ठीक है, फिर ए संस्तर बी संस्तर, इस प्रकार से विभाजन होता है, ठीक है। मानव मृदा पार्श्विका के विकास में सहायक होती है और मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों का वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पठारों पर क्या होता है, वन और खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्र को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। और जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। तो ये हमने ऊपर ही देख लिया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की बनावट अलग होती है, ठंडे प्रदेशों में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ भी घरों की बनावट अलग होती है। देखा होगा आपने, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे कि बर्फबारी होती है वहाँ पे घरों की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ होती है, इस प्रकार से, ताकि बर्फ़ जब गिरे तो इस डायरेक्ट छत पे गिर के भार ना बढ़ाए, बल्कि यहाँ पे अगर गिरे और वो नीचे होके स्लिप कर जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित यानी मॉडिफाई कर देती है, जैसे वातानुकूलक, एयर कंडीशनर, वायु शीतक, ये ऊपर ही जिक्र किया था मैंने, इत्यादि। और तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है और वर्षा भूमिगत जलधारक प्रस्तर को पुनरावेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं, वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है आगे। और आगे है कि भारत ने समुद्री जल से मैग्नीज पिंड नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है और इसकी उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। संस्कृति से किस प्रकार प्रेरित होती है, तो कृषि की करने की संस्कृति किसी क्षेत्र में किस प्रकार की है, वो वहाँ की मृदा की उर्वरता व उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, ठीक है। अगर कहीं की संस्कृति में उर्वरक प्रयोग करने का कल्चर ही नहीं है और चलन ही नहीं है तो वहाँ की मृदा गुणवत्ता अच्छी होगी। और किसी दूसरे स्थान में अगर कृषि में उर्वरक या रसायन प्रयोग करने की प्रवृत्ति है तो वहाँ की जो गुणवत्ता है वो कुछ समय तक के लिए ठीक रहेगी, लेकिन बाद में क्या होगा तो उसका क्षरण हो जाएगा, ठीक है, उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। आगे है मृदा पौधों, पशु एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है और मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतः सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है, ठीक है। तो ये था चैप्टर जो 11वीं कक्षा की पुस्तक है एनसीईआरटी वो भूगोल की, ठीक है। तो उसे हमने आज इसके पहले अध्याय को कंप्लीट किया है। बाकी इधर कुछ प्रश्न हैं, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, जो कि करना ही चाहिए आपको। यहाँ पे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो ये सारे इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड नोट्स और MCQ के वीडियो मैं अलग से लाऊंगी और वो इसी चैनल पे अपलोड होगा। और इससे पहले क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री की कवर की जा रही है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है वो। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।